जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको जो बीएसएससी का जो इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आई है, ठीक है ना, उससे जो संबंधित जो आपके क्या है सिलेबस है, जिस सिलेबस में आपको क्या है कि आपको जीके जीएस इसके अलावा मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर्स रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीरीज के अंतर्गत क्या है कि आपको जो जीके जीएस है, ठीक है ना, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसका हम लोग क्या करेंगे कि तैयारी करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जान लीजिए कि इसके 5 क्लास जो है आपको हो चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको कुछ ऑप्शन जो होंगे वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिख सके। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्षों से संबंधित सत्य कथन जो है वो आपको कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि संघ संविधान समिति, यानी कि इसके अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं थे। तो देखिए, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो यह कथन जो है आपको साथियों बिल्कुल जो है वो आपको क्या है कि आपको सत्य है, ठीक है ना। फिर देखिए कि दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो दूसरा जो है वो है आपको मौलिक अधिकारों से जो संबंधित समिति है उसके अध्यक्ष जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, तो मौलिक अधिकार जो सलाहकार समिति थी, ठीक है ना, उसके जो अध्यक्ष थे वे आपको सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। लेकिन आगे आपको क्या दिया जा रहा है बताइए तो वह दिया जा रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका मतलब है कि यह कथन क्या है कि आपको गलत है। उसके बाद है नियम समिति, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष करा है जेबी कृपलानी। तो ये भी आपको गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो देखिए क्या होगा। तो देखिए, जेबी कृपलानी जो थे वो आपको एक समिति के अध्यक्ष थे, और वो समिति जो थी साथियों वो थी आपको झंडा समिति। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और देश की आजादी के समय कांग्रेस के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। उसके बाद है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आकाड़ा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये भी आपको क्या है, गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वे आपको संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह आपको कौन थे। तो संविधान सभा के अगर हम अध्यक्ष की बात करें हैं तब, या संविधान सभा के सीधे अध्यक्ष की बात करेंगे तब, ये कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से एक बात आती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो आपको कब चुना गया था। तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो आपको 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि आपको चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को आपको कई सारे चीज हुए थे, जैसे कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर आया प्रारूप समिति। तो देखिए, तो प्रारूप समिति को ही साथियों हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं, तो आपको मसौदा समिति। क्या कहते हैं? मसौदा समिति, या इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो आप देख रहे हैं मसौदा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वे आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो आपको कितनी थी। तो देखिए, तो प्रारूप समिति में साथियों टोटल अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्य जो थी उसमें 7 थी, ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष जो थे वे आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो संविधान सभा है इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन होता है ना वो आपको आरंभ में पूर्वी बंगाल से होता है, और देश के आजादी के बाद जो है इनका क्या होता है कि पुनः संविधान सभा में जो आपको निर्वाचन होता है वह आपको कहाँ से होता है, तो आपको मुंबई के पूना सीट से। और यह सीट एम.आर. जयकर जो होते हैं खाली करते हैं, याद रखना है। सरदार पटेल, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है आपको देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, ये देश के प्रधानमंत्री जो रहे थे 1947 से 1964 तक। तो इसे आपको याद रखना है। और देश के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले ये अब तक क्या क्या है कि आपको व्यक्ति है। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं क्या 1 नंबर, इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वह आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, समझिए। उम्मीद है कि सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते ताकि आपको सारे चीज जो है वो आपको दिख सके।
उम्मीद है कि सारे चीज दिख रहे होंगे आपको। चलिए तो देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से क्या है कि कुछ विशेषताओं को क्या है कि आपको लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको क्या है कि निर्माण में योगदान है। मतलब यहाँ से यह पूछा जा रहा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह कहाँ से लिया गया है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में जो है जर्मनी, तो यहाँ से क्या है कि आपको आपात उपबंध जो है इसे क्या किया गया कि आपको लिया गया, इसे आपको याद रखना है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है वो आपको मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है ये लिया गया है। इसके अलावा आपको न्यायिक समीक्षा हो गया, क्या हो गया, न्यायिक समीक्षा। और इसके अलावा आपको जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका, यह जो है आपको अमेरिका से लिए गए, से बहुत सारे चीज लिए गए हैं, आप इसे देख लीजिएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को। और आयरलैंड जो है साथियों, तो आयरलैंड से जो है हमारे यहाँ जो है डीपीएसपी को जो है वो आपको लिया गया है। मतलब कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसे कहाँ से लिया गया है, तो क्या कहेंगे, तो आपको आयरलैंड से। तो यहाँ से एक बात आती है क्या कि ये जो आपको डीपीएसपी है इसका उल्लेख जो है संविधान में कहाँ है। तो साथियों इसका उल्लेख जो है वो आपको भाग कहेंगे आपको 4 और अनुच्छेद पूछा जाएगा, तो हो जाएगा आपको 36 से 51 में। तो ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि बताइए कि ये जो मौलिक अधिकार है हमारे देश में जो है आयरलैंड से लिया गया है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपको क्या कहेंगे 4 में। और उसके बाद जो है अगर पूछा जाए कि आपको अनुच्छेद, तो कहिएगा अनुच्छेद 51 में, ठीक है ना, यानी कि 36 से 51 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आर्टिकल 36 से क्या है कि आपको 51, ठीक है ना। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखोगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से और भी चीज थोड़ा बहुत याद रखिए कि आयरलैंड के संविधान से जो है क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो भी आपको आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं वो भी चीज जो है कहाँ से लिया गया, तो वो आपको आयरलैंड से लिया गया। फिर आपको कनाडा, तो साथियों कनाडा के संविधान से जो है वो आपको क्या लिया गया है, तो भारत का जो संघात्मक मॉडल है ना वो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं संघात्मक मॉडल कहाँ से लिया गया, तो क्या कहेंगे, तो आपको कनाडा से। इसके अलावा क्या है कि केंद्र के पास जो आपको अवशिष्ट शक्तियां है, यह अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है, तो यह आपको कनाडा से। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो आपको कनाडा, यहाँ से ही आपको राज्यपाल की जो नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है उसको क्या किया गया कि आपको लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, भाग 3 जो है उसमें आपको मौलिक अधिकार की जो है चर्चा की गई है और अनुच्छेद 12 से 35 में। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किया गया है, तो भाई ऑप्शन ए कह रहा है 323 है, उसके बाद है 326, उसके बाद है 300, 360। तो देखिए तो ये जो प्रशासनिक अधिकरण है इसका जो उल्लेख है साथियों वो आपको अनुच्छेद 323 ए में है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें और भी अनुच्छेद है जिसके बारे में जानते हैं। तो देखिए तो 326 इसमें जो है आपको मताधिकार के बारे में जो है आपको क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया, तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है 300 के क, इसमें जो है क्या है जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार के बारे में जो है आपको चर्चा की गई। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो साथियों संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 300 के क में है। और ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे क्या हुआ था जानते हैं कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इस 44वां संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि आपको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया कि आपको हटाकर कानूनी अधिकार के तहत जो है आपको 300 के क में डाल दिया गया। तो इसे आपको याद रखना है। 360 में जो है वो आपको क्या है, तो यहाँ पे जो है आपको वित्तीय आपात के बारे में जो है आपको चर्चा की गई है। तो साथियों ये जो वित्तीय आपात है हमारे देश में वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो वित्तीय आपात जो है यह हमारे देश में आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए 4 में चलते हैं, क्या कर रहे हैं देखिए साथियों। 4 में जो कर रहा है सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सारे चीज जो है बढ़िया से दिख सके। चलिए आप लोगों को दिख रही होगी अब पूरा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित
में दी गई अनुसूचियों से संबंधित सत्य कथन जो है कौन है? तो देखिए कह रहा है पहली अनुसूची, तो इसमें कह रहा है कि संवैधानिक अधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध, तो यह आपको गलत है, क्योंकि ये जो पहली अनुसूची है इसमें क्या है कि आपको भारतीय संघ के जो घटक है, क्या है, भारतीय संघ के जो घटक है उसके बारे में क्या किया गया है कि आपको चर्चा किया गया है। तो देखिए, तो भारतीय संघ के घटक में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि अभी आपको 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में यहाँ पर क्या है कि आपको उल्लेख किया गया है। दूसरी बात है कि दूसरी अनुसूची जो है इसमें कह रहा है आपको अधिकरण, तो ये भी आपको गलत है, क्योंकि इसमें सभी पदाधिकारियों के जो है वो आपको वेतन भत्ते पेंशन इस सब का क्या है कि आपको उल्लेख है, ठीक है ना। फिर है आपको तीसरी अनुसूची, कह रहा है कि तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रारूप है, तो यह कथन जो है आपको बिल्कुल सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। उसके बाद है चौथी अनुसूची, तो कह रहा है कि ग्राम पंचायत का उपबंध, तो यह भी आपको गलत है, क्योंकि चौथी अनुसूची जो है साथियों इसमें क्या है कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन के संदर्भ में जो है चर्चा की गई, यानी कि राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो आपको कैसे होगा इसके बारे में जो आपको चर्चा की गई है वो आपको किस अनुसूची में, तो आपको चौथी अनुसूची में। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि कुछ अनुसूची जो है बाद में जोड़ी गई थी। देखिए पहले जो है आपको 8वीं अनुसूची थी, ठीक है ना, लेकिन संविधान संशोधन करके उसमें आपको कई सारी अनुसूची जो है वो आपको जोड़ी गई थी। तो देखिए, तो संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 9वीं अनुसूची जो है वो आपको किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो आपको जोड़ा गया था, तो देखिए, तो संविधान में जो साथियों 9वीं अनुसूची है वो आपको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर आपको 10वीं अनुसूची, इसे याद रखिएगा, ये आपको 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या था कि आपको जोड़ा गया था। उसके बाद है आपको 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है साथियों ये आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको जुड़ा था, याद रखना है। उसके बाद है आपको क्या 12वीं अनुसूची, ये देखिए 12वीं अनुसूची जो है 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो फिर यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे, जैसे देखिए कि ये जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है ना, यह 9वीं अनुसूची आपको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, और यह संविधान संशोधन कब होती है 1951 में, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन, यह कब होता है तो याद रखेंगे, यह आपको 1985 में होती है। उसके बाद है आपको 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों जो होता है 1992 में, लेकिन दोनों के लागू होने का जो डेट है वो आपको अलग है। जैसे देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपको कब लागू होता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल, ठीक है ना, 1993 को, इसीलिए 24 अप्रैल को हमारे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो यह आपको 1 जून 1993 को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो देखिए भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची ये आपको दल बदल से है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपको नगर पालिका से है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर जो आपको सी है वो आपको बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है थोड़ा सा देखते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसे बढ़िया से देख लीजिए। कह रहा है कि संविधान में, ठीक है ना, कि ये जो आपको उद्देश्य क्या है उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि संविधान में उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए उद्देश्य जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं प्रस्तावना, क्या कहते हैं प्रस्तावना, या इसी को कहा जाता है प्रीएम्बल, क्या कहा जाता है प्रीएम्बल, ठीक है ना। तो देखिए वही कह रहा है कि प्रीएम्बल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, यह हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है कि आपको आधारित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह आपको कब पेश किया गया था। तो साथियों ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना वो आपको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था, ठीक है ना, कि हमारा जो संविधान का प्रारूप होगा कैसा होगा नहीं होगा बाद में इसी पर क्या होता है कि हमारा जो प्रस्तावना है उद्देश्य है वो आपको बनता है, ठीक है ना। और उद्देश्य का जो प्रावधान है हमारे देश में जो है साथियों वो आपको कहाँ से लिया गया है, तो वो आपको अमेरिका से। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है इसकी भाषा जो है उद्देश्य का वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है साथियों कि आपको प्रेरित है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो फिर यहाँ से देखिए कि कई सारे आपके क्या है कि ऑप्शन दिए गए हैं आपको उद्देश्य के संदर्भ में। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि उद्देश्य का न्यायालय में लागू होता है। तो यह कथन क्या है कि आपको बिल्कुल गलत है। क्या है गलत है, क्योंकि उद्देश्य का जो है हमारे संविधान का ही क्या है कि आपको एक भाग है, ठीक है ना।
फिर कह रहा है इस संविधान का भाग नहीं है, तो ये आपको गलत है, क्योंकि देश का हमारे संविधान का क्या है कि आपको भाग है। फिर कह रहा है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे भारतीय संविधान में जो सबसे प्रमुख चीज लिया गया है वो आपको डीपीएसपी लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी आपको आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर आपको अमेरिका के संविधान से जो है यह आपको उद्देश्य लिया गया है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अभी बताए थे उद्देश्य जो है सबसे पहले अमेरिकी संविधान में ही क्या किया गया था कि आपको शामिल किया गया था। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। अब देखिए, और ये जो उद्देश्य है इस उद्देश्य को अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों से क्या है कि आपको संबोधित किया है। जैसे देखिए कि इसे जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्या है, कुंजी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है वो आपको एक लेखक है अर्नेस्ट वार्कर, उन्होंने कहा था। संविधान की जो आपको परिचय पत्र है प्रस्तावना को, यह कौन कहा था, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो है वो आपको नानी पालकीवाला ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा जो है वो आपको ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रस्तावना के संबंध में जिसपे हम लोग क्या करेंगे कि आगे आपको एक विशेष टॉपिक हम लाएंगे जिसपे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 6 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली है कैसे स्पष्ट होता है, यानी कि भारत में जो है वो आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है, यानी कि कहां से प्रेरित है, तो याद रखेंगे यह आपको ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी कि इंग्लैंड से प्रेरित है। और सबसे पहले दुनिया को संसदीय शासन प्रणाली जो दिया था वो आपको इंग्लैंड ने ही दिया था, ठीक है ना। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इस संसदीय शासन प्रणाली में यह देखिएगा कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और दूसरी बात कि ये जो कार्यपालिका होते हैं विधायिका के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। तो इसी में से हमको क्या करना है कि ऑप्शन जो है कुछ चुनना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो देखिए तो लोकसभा का सदस्य वाकई में क्या है कि आपको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो होता है निर्वाचित होता है। तो यह कथन क्या है कि आपको सत्य है। कह रहा है कि राष्ट्रपति वंशानुगत क्या है कि आपको नहीं होता, क्या है, नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्या है, ऐसा नहीं। क्योंकि ब्रिटेन में देखिए क्या है कि आपको संसदीय शासन प्रणाली है लेकिन वहां राष्ट्रपति ना होकर क्या है कि आपको राजा और रानी है, यानी कहने का मतलब ब्रिटिश क्राउन है जिसका पद आपको वंशानुगत है, ठीक है ना। तो इससे संसदीय शासन प्रणाली से इसका कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, तो हमारे यहाँ राज्यसभा क्या है कि आपको अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा कहेंगे तो यह लोकसभा आपको क्या है कि अस्थायी सदन है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या होगा कि अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। देखिए तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना, कैसे, यह इसी से स्पष्ट होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए तो ये जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से या लोकसभा के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूछेंगे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो वे आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि ये जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसे हम लोग सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र कहते हैं। और इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों इसका जो उल्लेख है ना वह आपको कहाँ है जानते हैं, तो ये इसका उल्लेख जो है आपको आर्टिकल 75 में, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सूत्र है उसका उल्लेख कहाँ है, तो कहेंगे आपको अनुच्छेद 75 में। देखिए और अनुच्छेद 75 से एक चीज और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 75 के तहत ही क्या होते हैं कि आपको प्रधानमंत्री और उनके क्या है कि मंत्रियों की जो होती है आपको नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। अनुच्छेद 74 जो कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होंगे और उस मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होंगे वे आपको प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है ना। तो यह बात कहाँ कही गई है, तो अनुच्छेद 74 में। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे 7 नंबर में क्या कह रहा है सुनिए। आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे प्रश्न, चलिए प्रश्न को थोड़ा सा क्या करते हैं छोटा कर देते हैं, इसके बाद आपको आसानी से क्या होंगे कि दिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों के लिए एक समान क्या है कि आपको सिविल संहिता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। तो देखिए तो नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है उसका जो उल्लेख है साथियों वो आपको अनुच्छेद किस में है, तो आपको 44 में, ठीक है ना। तो ये जो अनुच्छेद 44 है 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता जो है आपको क्या है कि उल्लेख किया गया इसमें।
तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन है? तो आपको गोवा, कौन है? गोवा है। और इस गोवा में जो है समान नागरिक संहिता क्या है कि आपको लागू है। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। और समान नागरिक संहिता को ही हम लोग क्या कहते थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूसीसी जो है इसी को कहा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि मौर्य काल में जिला एवं सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? साथियों, मौर्य काल में जिला एवं सड़क निर्माण अधिकारी जो है उसे हम लोग क्या कहते थे जानते हैं? तो आपको एस्ट्रोनोमोई के नाम से क्या करते थे कि आपको जानते थे। और ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कहते कौन जानते हैं? तो आपको मेगास्नीज। कौन कहते हैं? मेगास्नीज। तो याद रखिएगा कि मेगास्नीज के अनुसार मौर्य काल में नगर निर्माण अधिकारी को, सॉरी, सड़क निर्माण अधिकारी को, ठीक है ना, क्या कहा जाता था? तो कहेंगे आपको एस्ट्रोनोमी। तो यहाँ से एक बात आती है कि मेगास्नीज जो था वह कौन था? तो देखिए, तो यह आपको एक राजदूत था। कौन था? राजदूत था। और यह किसका राजदूत था? यह भी याद रखिएगा। तो यह आपको सेल्यूकस निकेटर का क्या था कि आपको राजदूत था। तो साथियों, यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो मेगास्नीज है यह आपको भारत जो आया था वो आपको कब आया था? तो यह भारत आपको क्या होता है कि 305 बीसी में आता है। कितने में आता है? 305 बीसी में। और दूसरा 98 बीसी तक यह क्या होता है कि आपको भारत रहता है, यानी कि 305 ईसा पूर्व में आता है। दूसरा 98 ईसा पूर्व तक यह क्या होता है कि आपको भारत मतलब रहता है। तो किसके दरबार में रहता है ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ये जो मेगास्नीज है ना, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है कि आपको दरबार में जो है वो आपको आया था। इस बात को आपको याद रखना है। और इसी अवधि में उन्होंने क्या किया था कि आपको एक ग्रंथ लिखा था मेगास्नीज। तो मेगास्नीज के जो ग्रंथ है उसका नाम जो है क्या है? तो साथियों, उसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। और इस इंडिका से भाई मेरे याद रखना है कि हमें मौर्य काल के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि ये जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल में इसका जो समय है वो क्या है, यह बताइए। तो साथियों, ये जो मौर्य काल है इसका जो टाइमिंग है वो क्या है? तो देखिए, तो मौर्य वंश की स्थापना जो है 323 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है ना। और इस वंश का जो पतन होता है वो आपको 185 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, कहीं कहीं 184 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से एक बात आती है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वे कौन थे? तो देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है कि ये क्या थे? तो मौर्य वंश के फाउंडर थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जाए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वो होगा आपको बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो था साथियों, वह आपको क्या था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसकी जो हत्या कर देता है वह कौन कर देता है? तो आपको पुष्यमित्र शुंग कर देता है। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 9 में। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या करा है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो आपको कौन था? तो साथियों, गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो आपको यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि गुप्त वंश का वैसा संस्थापक कौन था? तो देखिए, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो आपको श्रीगुप्त था। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो गुप्त वंश है साथियों, इसकी जो स्थापना होती है 240 ईस्वी में। कितना में होता है? 240 ईस्वी में इसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। कहाँ होती है? तो वो आपको कौशाम्बी के निकट जो होती है इसकी स्थापना होती है। तो फिर यहाँ से देखिए कि कई सारे शासक दिए गए हैं, उसके शासनकाल को भी क्या करना है कि हमें जानना है। जैसे देखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल क्या था? तो देखिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जो है वो आपको 319 से क्या है, 319 से जो है वो आपको 350 ईस्वी है। इसे आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए क्या है कि आपको समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वह आपको क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, ये जो समुद्रगुप्त है इसका शासनकाल साथियों, यह आपको 350 से ईस्वी से जो है आपको 300 कितना है, तो आपको 75 ईस्वी है। क्या है? 75। कहीं कहीं जो है आपको 380 भी जो होता है वो आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे देख लेंगे। तो यहाँ से इसे आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन 375 ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप इसे याद रखेंगे। चलिए उसके बाद है आपको रामगुप्त। तो रामगुप्त के बारे में हमें नहीं जानना है। क्या है? नहीं जानना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का शासनकाल क्या था, ये भी आपसे क्या होते हैं कि आपको पूछे जाते हैं। तो श्रीगुप्त का शासनकाल 280 से क्या है, क्या सॉरी 240 से 280 था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वह आपको पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र था। और पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि को क्या किया था कि धारण किया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि
राजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो पहला गुप्त शासक था वो कौन था? तो देखिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो पहला गुप्त शासक था वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 10 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो साथियों ये जो कौटिल्य है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो सीताध्यक्ष थे वो आपको ऋषि से क्या कहते थे कि आपको संबंध रखते थे। तो यहाँ से इस चीज को याद रखना है। फिर देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है 34 शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, किसके द्वारा? तो कौटिल्य के द्वारा। और कौटिल्य का ही अन्य नाम जो क्या है, तो आपको विष्णुगुप्त याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इन्हीं के जो है चाणक्य जो के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। तो ये सारा चीज आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को जो है हमें आसान नहीं समझना है। चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर हमें बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रांत तथा उसके सम्मुख राजधानी, ठीक है ना, सत्य कथन जो है कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो इसमें क्या है कि मौर्यकालीन प्रांत का जो है आपको नाम दिया गया है, ठीक है ना, और उसकी राजधानी कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे देखिए कह रहा है कि उत्तरापथ की राजधानी पाटलिपुत्र, यह आपको बिल्कुल गलत है। उसके बाद है दक्षिणापथ की राजधानी, ये आपको मतलब सुवर्णगिरी। तो साथियों यह आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। फिर देखिए आगे दे रहा है अवंती, इसकी राजधानी कह रहा है कौशाम्बी, तो यह आपको गलत है। प्राची की राजधानी पैठन, तो यह भी आपको गलत है। तो मौर्यकालीन एक और प्रांत है जिसका नाम आप क्या करोगे, याद रखोगे, वह है आपको कलिंग। क्या है? कलिंग। और कलिंग की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो क्या कहेंगे, तो वो आपको कोसली। कहाँ है? कोसली। तो देखिए तो यहाँ से सारे प्रांतों की राजधानी को आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे देखिए कि आपको उत्तरापथ, तो इसकी जो राजधानी है वो आपको तक्षशिला थी। कहाँ थे? तक्षशिला, इस बात को याद रखना है। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, तो यह तो आपको राइट आंसर यहाँ से मिल ही गया है, ठीक है ना। अवंती की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो इसकी जो राजधानी थी वो आपको उज्जयिनी थी। कहाँ थे? उज्जयिनी, ठीक है ना। उसके बाद है प्राच्य, इसकी जो राजधानी थी साथियों वो आपको पाटलिपुत्र थी। कहाँ थे? पाटलिपुत्र। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देख रहे हैं ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, मतलब कि 4 आपको यहाँ से क्या है कि आपको प्रश्न दे दिए गए और उसका मिलेगा आपको 1 नंबर। तो थोड़ा बढ़िया से आप इसे देखते चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 12 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से, ठीक है ना, किसने नेचुरल हिस्ट्री करके जो है वो आपको एक पुस्तक जो है आपको लिखा था, नेचुरल हिस्टोरी का, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए कह रहा है मिनांडर, नक्सेन, प्लिनी, मेगास्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको प्लिनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए और भी ऑप्शन पे विचार करते हैं। जैसे देखिए मेगास्थनीज, तो साथियों ये जो मेगास्थनीज देख रहे हैं ना, इसने क्या किया था कि आपको इंडिका नाम का क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था। इधर जो देख रहे हैं नागसेन, यह आपको बौद्ध दार्शनिक था। मिनांडर जो कि हिंद यूनानी शासक था। तो देखिए तो नागसेन और मिनांडर के बीच में क्या है कि आपको जो वार्तालाप हुआ है उसका उल्लेख है एक पुस्तक में, और वह पुस्तक है आपको मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद पन्हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि मिलिंद पन्हो जो है वो आपको है क्या, तो आप कहेंगे मिलिंद पन्हो जो है वो आपको एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या साथियों? बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना। और इस मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में जो है आपको किसका उल्लेख है, तो कहेंगे आपको बौद्ध दार्शनिक आपको मतलब नागसेन और आपको मिनांडर के बीच में हुए जो संवाद है उसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको प्लिनी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख संस्कृत तथा चंपू शैली में लिखित प्रथम अभिलेख है। तो देखिए आप लोग पढ़े होइएगा कि संस्कृत में लिखित जो प्रथम अभिलेख है वह है आपको रुद्रदामन का। और रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख, तो कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है किस शासक से है, तो आप कहोगे रुद्रदामन से। और रुद्रदामन जो है आपको शक राजा था और शकों में सबसे महान शासक था। उसके बाद देखिए नासिक अभिलेख, इसका जो संबंध है वो आपको गौतमी बलश्री से। किससे है? गौतमी बलश्री से। तो ये सब आपको याद रखने होंगे। चलिए उसके बाद है नानाघाट अभिलेख। तो साथियों इसका जो संबंध है वो आपको किससे है यह जान लीजिए। इसका जो संबंध है ना वो आपको सातकर्णी प्रथम से है। किससे है? सातकर्णी प्रथम से। और ये जो सातकर्णी प्रथम है ये आपको सातवाहन वंश का एक महाराजा था, और इनकी जो पत्नी थी, ठीक है ना, नागनिका, उन्होंने ही क्या किया था कि पुणे में इस अभिलेख को खुदवाई थी। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं 14 में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग
जो है अपना सलाह जरूर देंगे। चलिए आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्र नृत्य कहा गया है? ऑप्शन ए कह रहा है आपको सातवाहन वंश, उसके बाद कह रहा है आभीर वंश, उसके बाद है आपको चुटू सातकर्णी, उसके बाद है आपको इक्ष्वाकु वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इक्ष्वाकु वंश। साथियों अब यहाँ से एक बात आती है क्या कि अक्सर लोग यहाँ पे क्या होता है कि आंध्र नृत्य देखकर वो सातवाहन मार देते हैं, क्या कर देते हैं सातवाहन, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए ये जो सातवाहन वंश है ना, यह आपको दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में कड़ी का काम किया था। और इस सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे? तो यह आपको सिमुक थे। और सातवाहन वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको मत्स्य पुराण से मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे कि मत्स्य पुराण से जो है हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि तुर्कान ए चिहलगानी, क्या है? चिहलगानी मतलब कि यह 40 क्या है कि गुलाम सरदारों का क्या था कि आपको एक गठन था, ठीक है ना, मतलब एक संगठन था। तो इसका जो गठन किया था कौन किया था बताइए? वो आपको इल्तुतमिश ने, बिल्कुल सही है। परंतु इस संगठन को किसने समाप्त किया, मतलब कि तुर्कान ए चिहलगानी को किसने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन देखिए कह रहा है आपको यलदुज, उसके बाद है रजिया, बलबन, आरामसा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बलबन। बलबन ने क्या किया था कि आपको तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया था। और एक चीज याद रखिएगा कि बलबन का जो कार्यकाल था क्या था? तो 1265 से क्या है कि 1265 से जो है 1287 साथियों, ये बलबन का क्या था कि आपको कार्यकाल था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से क्या है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, देख रहे हैं एक मक्खी के आने से जो है किस प्रकार की जो चीजें है वो बनना शुरू हो गया था। देखिए तो ये जो बलबन है इसका कार्यकाल क्या है? तो 1265 से 1287 है। और इसने रक्त एवं लौ की नीति का अनुसरण किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ से एक बात आती है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को जो है ना दिल्ली सल्तनत का जो है वो आपको वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको कहा जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर देखिए रजिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, ठीक है ना, प्रथम महिला, या सीधे कहेंगे कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान, तो वह है आपको रजिया सुल्तान। और इसका जो कार्यकाल था 1200 कितना से जानते हैं? तो 36 से आपको 1240। और ये जो देख रहे हैं आपको रजिया, बलबन, ठीक है ना, आरामसा, इसके अलावा आपको इल्तुतमिश, ये सभी आपको दास वंश से संबंध रखते थे, ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला जो पहला वंश था वही आपको दास वंश था। तो इस सभी चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए और इल्तुतमिश के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसने क्या किया था जानते हैं कि दिल्ली के अमीरों का क्या किया था कि आपको दमन किया था और जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट, क्या है, कुतुब मीनार के निकट, ठीक है ना, लौह स्तंभ का निर्माण कराया था? देखिए ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद है आपको स्कंदगुप्त। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे पता चलता है किसने हुनों को क्या किया था, परास्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने सबसे पहले महाराजा धीराज की क्या किया था कि आपको उपाधि जो है वो आपको धारण किया था, ठीक है ना। उसके बाद है आपको श्रीगुप्त, क्या है, श्रीगुप्त। तो साथियों श्रीगुप्त ये गुप्त वंश का क्या था कि आपको संस्थापक था। ऐसे बहुत सारी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किसमें एक कीवर्ड आया कुतुब मीनार, क्या आया, कुतुब मीनार। तो साथियों कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो आपको कौन करवाया था यह जान लीजिए। तो देखिए तो इसका निर्माण कार्य पूर्ण जो करवाया था वो आपको इल्तुतमिश ने, कौन करवाया था, इल्तुतमिश, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो नींव डाली थी, क्या है, नींव, वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी ने क्या किया था कि इसकी नींव जो है वो आपको डाली थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है और समय हो जाती है तब उनके दामाद जो होते हैं इल्तुतमिश, वह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाता है। तो इसको आपको याद रखना है। कुतुब मीनार जो है 1199 से, ठीक है ना, कि आपको 1220 की जो अवधि है इस अवधि में बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। और यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के क्या है कि आपको सम्मान में इसकी नींव जो है डाली गई थी। और कुतुब मीनार है कहाँ, तो ये आपको दिल्ली में। तो यहाँ से दो चीज याद रखिएगा, कुतुब मीनार की जो हाइट है वो क्या है, देखिए क्योंकि इसके हाइट को भी साथियों क्या होता है कि आपको पूछा जाता है, ठीक है ना।
तो देखिए, तो कुतुब मीनार की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 72.5 मीटर, या इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फुट में तो ये हो जाएगा आपको 237 फुट। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। और कुतुब मीनार को जो है साथियों यूनेस्को के विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो देखिए, तो कुतुब मीनार को जो यूनेस्को के विरासत सूची है इसमें जो शामिल किया गया था 1900 कितना में था आपको 93 में। और 1993 में ही क्या था कि यूनेस्को के विरासत सूची में हुमायूं के मकबरा को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए लॉन्ग क्लास है लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी भी तो आपको दी जा रही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 17 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको अकबर, उसके बाद कह रहा है जहांगीर, उसके बाद है शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए, तो इन सभी मुगल बादशाह के शासनकाल को हम लोग क्या करते हैं ये आपको पहले जान लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अकबर का शासनकाल 1556 से जो है वो आपको 1605, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको जहांगीर, इसका शासनकाल 1605 से 1600 कितना है, तो आपको 27 है। उसके बाद है शाहजहां, तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो आपको क्या है, तो 1627 से जो है 1600 कितना है, तो आपको 58 है, क्या है 58। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से साथियों 1700 क्या है कि आपको 7 है। तो देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पूछ रहा है, तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जो है मेरे भाई वो आपको किसको जाना जाता है, तो कहेंगे शाहजहां को। और शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का क्या कहा जाता था, आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है किसके काल को कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, तो आपको शाहजहां के काल को। उसके बाद मुगल चित्रकला का अगर कहेंगे स्वर्ण काल तो वो कौन हो जाएगा, तो आपको जहांगीर का काल। तो देखिए, तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न है, ठीक है ना, आप उस प्रश्न का आंसर जो है जरूर दीजिएगा। जैसे देखिए कह रहा है अकबर, ये जो अकबर है अकबर के शासनकाल को किसका स्वर्ण काल कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उसके बाद आइए औरंगजेब, तो औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, आलमगीर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर जो कहेंगे वो किसे कहा जाता है, तो प्रिंस ऑफ बिल्डर जो है वो आपको शाहजहां को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है साथियों सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 18 में क्या कह रहा है सुनिए। आप लोगों को पूरा प्रश्न जो है नहीं दिख रहे होंगे, तो आइए इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब उम्मीद है कि सारी चीज आपको दिख रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही क्या था, अंग था, किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1869, 1922, 1933, 1937। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 1937 हो जाएगा। तो देखिए, तो भारत के पड़ोसी देश को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, तो भारत के पड़ोसी देश को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है साथियों। वो ट्रिक क्या है, याद रखिएगा, बचपन में MBA किया है। याद रखिएगा क्या किया है, बचपन में MBA किया। अगर आप इसको याद रखते हैं तो भारत के सारे पड़ोसी देश जो है वो आपको याद हो जाएंगे। वो भी कैसा, तो आपको स्थलीय पड़ोसी देश। तो देखिए, तो ये जो ब है इस ब से हो जाएगा मेरे भाई बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद च से जो हो जाएगा वो आपको चीन, प से जो हो जाएगा वो आपको पाकिस्तान, याद रखेंगे। उसके बाद न से जो हो जाएगा साथियों वो आपको नेपाल हो जाएगा। और ये जो मे है ये आपको साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। और ये जो M है इससे हो जाएगा आपको म्यांमार, और इधर जो B है इससे हो जाएगा आपको भूटान। देखिए सब चीज आपको याद रखना है। और A से जो हो जाएगा वो आपको अफगानिस्तान। तो ये सभी जो देख रहे हैं ना, यह भारत के क्या है कि आपको स्थलीय पड़ोसी देश है। कैसा देश है, तो कहेंगे स्थलीय पड़ोसी देश, ठीक है ना। अब आइए, ये सभी आपको कैसा देश हो गया, तो आपको स्थल से लगा हुआ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहेंगे तो हो जाएगा आपको बांग्लादेश के साथ, इसे आपको याद रखना है। लेकिन भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश भी है, जैसे श्रीलंका और मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 19 में। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और कह रहा है कि आपको कथनों पर विचार करने के लिए। तो देखिए आप इसका विचार कैसे करते हैं इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो है अब दिख रहे होंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो साथियों सबसे पहले जान लीजिए, ये जो चंपारण सत्याग्रह है गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया क्या है कि आपको पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इससे पहले गांधी जी 1906 में सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे वो आपको दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है
कि यह सत्याग्रह गांधी जी के अफ्रीका वापसी के बाद 1915 में हुआ था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी जी, एक चीज याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में और वापस आते हैं 1915 में। तो आते ही इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। पहला बात यह आपको याद रखना है। दूसरी बात, सत्याग्रह में गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी थे। यह कथन आपको बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि यह सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। बिल्कुल सही है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित था, क्योंकि चंपारण में आपको क्या था कि 3 कठिया व्यवस्था जो है वो आपको लागू थी, और इस व्यवस्था के तहत किसानों को अपने 20 कट्ठा भूमि के जो 3 कट्ठा हिस्सा है उस पर क्या होता था कि आपको नील की खेती करना पड़ता था। किसान इस व्यवस्था से काफी ज्यादा जो था वो आपको परेशान था। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपको लखनऊ में, उस अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात जो होती है, सॉरी, राजकुमार शुक्ल की जो मुलाकात होती है गांधी जी से, तो गांधी जी को चंपारण आने का जो न्योता देते हैं ना, वे आपको राजकुमार शुक्ल, और उन्हीं के बुलावे पे ये आते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो ये तीनों कथन सही है। तो आपका प्रश्न में क्या करा है, असत्य को पहचानने के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे भाई, वह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, ये जो गीता रहस्य नामक ग्रंथ है ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया। कब? तो आपको 1908 में। और कहाँ लिखा गया था? तो कहेंगे आपको मांडली जेल में। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेताजी के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। इन्हें एडोल्फ हिटलर ने क्या कहा था कि आपको नेताजी कहकर संबोधित किया था। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सारा चीज आपको याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी, इन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सभी चीज बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु क्या है, अजात शत्रु। इसके अलावा जो है आपको देश रत्न क्या है, देश रत्न। इन नामों से जो है इन्हें जाना जाता है। कि इन्हें जानते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आ गए होंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी 1924 में क्या हुए थे कि कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार, 1938 में और 1939 में क्या थे कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो 1938 का अधिवेशन जो हुआ था हरिपुरा में, जो कि आपको गुजरात में, और 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जो कि आपको मध्य प्रदेश में है। उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है यानी कि बी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, 1927 में, ठीक है ना, गठित बटलर समिति। तो देखिए, तो यहाँ से अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि बटलर समिति का गठन कब हुआ था, क्या कहिएगा 1927 में। निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, तो इसका जो उद्देश्य था, क्या है उद्देश्य था, वो क्या था, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। तो देखिए, कह रहा है स्वशासन को बढ़ावा देना, क्या है, बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, तो यह भी इसका उद्देश्य नहीं था। प्रेस पर प्रतिबंध लगाना, यह नहीं था। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या हुआ था कि आपको 1878 में जो है वो आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। उसके बाद कह रहा है कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, तो यही इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित जो आपको घटनाएं हैं उस पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, और उसको जो है कालक्रम के अनुसार लगाइए। मतलब जो घटना पहले घटा उसको पहले लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, चौरी चौरा का कांड, यह कब हुआ था, 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। मार्ले मिंटो सुधार, यह आपको 1909 में, क्या है 1909 में। दांडी यात्रा, यह आपको 1930 में। और उसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना, यह आपको 1917 में। तो देखिए, तो थोड़ा सा आप टाइमिंग के हिसाब से इसको बताइए कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो देखिए, तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी 1909 वाला साल आ रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या आ रहा है 1917, तो 2 के बाद कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए फिर क्या आ रहा है, तो आपको यानी कि 1922 आ रहा है, तो 1922 से 1 नंबर में। उसके बाद है आपको क्या जानते हैं 1930 जो कि 3 में आ रहा है। तो 24-13 जो है इसका क्या है कि आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। तो 22 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं 23 में, क्या कर रहा है समझिए।
कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना टू जो है वो आपको इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही 7 निश्चय योजना जो था वो आपको शुरू किया गया था। तो पहला कह रहा है आर्थिक दल युवाओं का बल, तो यह जो है आपको क्या है कि बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही है। उसके बाद है आरक्षित रोजगार महिलाओं का क्या है कि अधिकार, यह भी आपको सही है। उसके बाद कह रहा है कि हर व्यक्ति का आर्थिक भत्ता, तो यह आपको क्या है गलत है, क्या है गलत है। शौचालय निर्माण, यह भी आपको क्या है कि सही है। तो देखिए तो इसमें से 3 कथन जो है वो आपको सही है और एक जो है गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए तो बीच बीच में हम करंट अफेयर्स के क्लास जो है स्पेशल भी लेके आएंगे। अब बाकी जो है ऐसे में क्वेश्चन जो है हम इंक्लूड जो है करेंगे। चलिए अब चलते हैं 24 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय ठीक है ना निम्नलिखित शहर में से स्थित है, क्या है स्थित है। तो देखिए तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं भारत सर्वेक्षण, क्या कहते हैं भारत सर्वेक्षण। और इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको कहाँ है, ऑप्शन देखिए कह रहा है देहरादून, जबलपुर, कोलकाता, अहमदाबाद। तो इसका जो मुख्यालय मेरे भाई वो आपको देहरादून में, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में। यहाँ से एक बात आती है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ कब था, तो देखिए इसका गठन 1878 में हुआ था और इसका काम जो था वो आपको मानचित्र का निर्माण करना था। ये सभी चीज याद रखना है। अहमदाबाद, इसे हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, भारत का बोस्टन कहते हैं। इसके अलावा इसे जो है क्या है कि सूती वस्त्र के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है कोलकाता, इसे डायमंड हार्बर के नाम से क्या है कि आपको जानते हैं। और औपनिवेशिक काल में इस शहर का जो था काफी ज्यादा महत्व था। जबलपुर जो कि आपको मध्य प्रदेश में, तो देखिए कौन कहाँ है ये भी जान लीजिए। तो अहमदाबाद गुजरात में, कोलकाता ये आपको वेस्ट बंगाल में, जबलपुर ये आपको मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और देहरादून कहेंगे तो ये आपको उत्तराखंड, और यहीं पर इसका क्या है कि आपको मुख्यालय। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 25 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके तहत जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है 500 करोड़ का क्या है कि आपको प्रावधान जो है वो आपको किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये करेंट हो गया। देखिए कि 2023-24 में जो एक योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके तहत बिहार सरकार जो है आपको कितने रुपए का जो है आपको प्रावधान किए हैं, तो क्या कहेंगे, तो आपको यानी कि 500 करोड़। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि केंद्रीय स्तर पर अमृतकाल का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो साथियों अमृतकाल का जो बजट है ना वह आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। वित्त मंत्री जो है अभी कौन है, तो आपको निर्मला सीतारमण है। उसके बाद जो है आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब खड़गे, ये आपको राज्यसभा में क्या है मेरे भाई, तो ये आपको विपक्ष के नेता है। क्या है, विपक्ष का जो नेता है वो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे है। उसके बाद सत्ता पक्ष का जो नेता है राज्यसभा में वो आपको कौन है, पीयूष गोयल है। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है ना। और बीजेपी के सबसे ईमानदार मंत्री है, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी से ये हमेशा दूर रहते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और संसद में बजट जो पेश करते हैं वित्त मंत्री, और बजट पेश करवाते कौन है, राष्ट्रपति। और बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। बजट के बदले जो है किसका उल्लेख है जानते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो 26 का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, निर्मला सीतारमण। चलिए अब चलते हैं 27 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका। तो देखिए आर्थिक नियोजन जो है साथियों यह जो है आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि जो विधायी शक्ति है उसको जो है सूचियों के माध्यम से क्या किया गया कि आपको बांटा गया है। तो देखिए तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये जो सूची है वो आपको कितनी है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए तो सूची की संख्या जो है जब हमारा संविधान बना था उस समय जो है आपको 3, क्या है 3, कौन कौन है, तो देखिए तो एक है आपको संघ सूची, इसे आपको याद रखना। एक है राज्य सूची, और उसके बाद एक जो है वो आपको समवर्ती सूची। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको संघ सूची है, इस संघ सूची में शुरू में कितने विषय थे यह जान लीजिए। तो देखिए तो संघ सूची में शुरू में 97 विषय थे, याद रखिएगा। उसके बाद राज्य सूची में जो है वो आपको 66 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या जो है बढ़कर कुछ अलग हो गई। जैसे देखिए कि संघ सूची में 100 विषय कर दिए गए हैं, राज्य सूची में जो है वो आपको कितने हैं जानते हैं, तो आपको 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची में आपको कितने हैं, तो वह आपको 47 विषय, क्या है 47 था, अब जो हो गया है वो आपको
52 हो गया है। तो देखिए, तो यहाँ से ये भी पूछे जाएंगे कि बताइए कि संघ सूची में जो मूलतः विषय थे कितने थे, तो आप बता दीजिएगा। आप वर्तमान में पूछेंगे विषयों की संख्या, फिर भी आप बता दोगे। तो ये सारा चीज जो है आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो साथियों, फिर यहाँ से एक बात आती है कि संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं, तो हम कहेंगे केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार, और आपको संपत्ति सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों, लेकिन टकराव की स्थिति में क्या होगा कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून संपत्ति सूची पर मान्य होंगे। तो ये जो देख रहे हैं आर्थिक नियोजन, ये हमारे भारत में जो है आपको सोवियत संघ से प्रेरित है, और ये आपको संपत्ति सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और भारत में ये जो आर्थिक नियोजन है, इसकी जो शुरुआत होती है वो आपको 1951 में होती है। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में, क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 1944 में गांधी योजना का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो देखिए, तो गांधी योजना का प्रतिपादन 1944 में जो किया था श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए, सर्वोदय योजना पूछेंगे 1950 में। तो साथियों, ये जो सर्वोदय योजना है, इसे 1950 में जो लेकर आए थे जयप्रकाश नारायण जी, इनको हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 1944 में एक चीज और पेश किए जाते हैं, वो होते हैं आपको बॉम्बे प्लान। क्या है, बॉम्बे प्लान। और ये बॉम्बे प्लान को जो बनाने वाले होते हैं वो आपको आरदे सिर दलाल होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और बॉम्बे प्लान जो है जीडी बिरला और आपको जेआरडी टाटा का क्या है कि दिमाग का उपज था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं 29 में, क्या कर रहा है थोड़ा सा देख लीजिए। आइए साथियों, कह रहा है क्या कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो देखिए, तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है जो आपको 1951 में शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी। तो इसको जो बनाया था ना आपको हैरोल्ड डोमर ने, तो इसलिए इसको कहा जाता है हैरोल्ड डोमर मॉडल। और पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको कृषि, याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों आपको क्या है कि जो सिंचाई है, क्या है, सिंचाई है। इसके अलावा आपको जो विद्युत उत्पादन है, इस पर क्या किया गया था कि आपको बल दिया गया था। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो बनाया था वो आपको पीसी महालनोबिस। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से देख लेना है। और अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको बन चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में क्या हुई थी कि आपको समाप्त हुई थी। उसके बाद से पंचवर्षीय योजना नहीं बन रही है, ठीक है ना। और भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो संस्था थी योजना आयोग, उसी को क्या कर दिया गया कि 2014 में समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर जो है आपको नीति आयोग को लाया गया, ठीक है ना। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं 30 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय निम्नलिखित शासकों में से दिल्ली का शासक कौन था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो तैमूर है, ठीक है ना, क्या है तैमूर, इसका आक्रमण भारत पर कब होता है। तो इसका आक्रमण भारत पर होता है 1398 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो था आपको नसरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, ये सभी जो है आपको तुगलक वंश का जो है आपको क्या था कि आपको शासक था, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है कि आपको बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही क्या था कि आपको मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम है आपको इब्न बतूता। और इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है रेहला, ये सब आपको अच्छे से याद रखना। और तुगलक वंश का जो है शासनकाल जो है दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश शासन किए उसमें सबसे क्या है कि आपको लंबा है। तो तुगलक वंश जो होता है ना वो कब से कब तक शासन करता है यह भी जान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो 1320 से 1414 तक जो है आपको तुगलक वंश जो होता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या करता है कि आपको शासन करता है, ठीक है ना। और सबसे लंबा दिनों तक जो शासन करने वाला वंश होता है दिल्ली सल्तनत पर वो आपको तुगलक वंशी होते हैं, और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।